हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप शेड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एक बार फिर से सामाजिक अध्ययन का नोट्स का क्लास सेकंड। ओके दोस्तों, आपका इसका फर्स्ट क्लास हो चुका है, यह आपका सेकंड क्लास है। अगर आपने अब तक फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो आइए हम लोग चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं भूगोल से बनने वाले प्रश्न। ओके दोस्तों, भूगोल से बनने वाले प्रश्न यहाँ पर लोग देखने वाले हैं। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट करते हुए आगे बढ़िए, ठीक है दोस्तों। और कम टाइम में आप तक हर नोट से पहुँचाना, कहीं ना कहीं इसमें हम राइटिंग पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। जो आपके प्रश्न हैं, जो आपके क्वेश्चन हैं, आपको प्रश्नों और क्वेश्चन पर ध्यान देना है, राइटिंग पर आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपका है, तारों के समूह को मंदाकिनी या आकाश गंगा कहते हैं। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि आकाश गंगा किसे कहते हैं, आपको लिखना होगा तारों के समूह को या मंदाकिनी। दोस्तों, तारों के समूह को मंदाकिनी या आकाश गंगा भी कहते हैं। मंदाकिनी, आकाश गंगा से आपसे अलग अलग भी क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपका है, हमारा सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे दुग्ध मेखला कहते हैं। दुग्ध मेखला किसे कहते हैं? हमारा सूर्य जिस आकाश गंगा पर स्थित है उसे दुग्ध मेखला कहते हैं। यहाँ से भी आपके प्रश्न बन जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपका है कि सूर्य के नाभिक का ताप लगभग कितने करोड़ होता है? तो 2 करोड़, ठीक है। यहाँ देखिए, आपको दिख जाएगा 2 करोड़ केल्विन होता है, ठीक है। सूर्य के नाभिक का ताप लगभग 2 करोड़ केल्विन हो जाता है। यहाँ पे आपका है कि सूर्य का अपनी अक्ष के अपेक्षा परिभ्रमण काल 25 दिवस 9 घंटे और 7 मिनट में होता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आ जाते हैं। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट है, पूछा गया है कि पृथ्वी दो रूपों में गतिमान होती है। पृथ्वी कितने रूपों में गतिमान होती है? आपको लिखना होगा कि पृथ्वी 2 रूपों में गतिमान होती है। आखिर उनके जो 2 रूप हैं वह कौन कौन सा है? यहाँ पे आपका होगा पहला दैनिक गति और वार्षिक गति, ठीक है। दैनिक गति और वार्षिक गति यहाँ पे आपको अलग अलग मिल जाएंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, यह आपका आएगा दैनिक गति में। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, यह आपका दैनिक गति में आ जाएगा। अगर हम यहाँ बात करें वार्षिक गति की, तो 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट में पूरा करती है। कितने देर में? 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट में। जैसे यहाँ पे आपका है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव वाले भाग में लगातार 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। पूछेगा आपसे कि 6 महीने दिन 6 महीने रात किस ध्रुव पे होता है या फिर कहाँ पे होता है? पृथ्वी के किस स्थान पे होता है? आपको लिखना होगा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के भाग में लगातार 6 महीने दिन और 6 महीने रात आपको देखने को मिल जाते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है, सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पे पड़ती हैं? पूछेगा आपसे, आपको लिखना होगा कर्क रेखा पर सीधी पड़ जाती हैं। दिन रात बराबर कब होता है? आपसे पूछेगा एग्जाम में कि किस किस टाइम पर, यानी किस महीने में, किस डेट को, किस महीने में आपका दिन और रात बराबर होता है? आपको लिखना होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात आपके बराबर पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आपका है कि ज्वार भाटा क्यों आता है? ज्वार भाटा कैसे आता है? यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको लिखना होगा सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण शक्ति से ही ज्वार भाटा आता है, ठीक है। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से आपको ज्वार भाटा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के 1/6 है। जस्ट यहाँ पे आपका है, यानी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम है और पृथ्वी पर अधिक है। चंद्रमा सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन है? सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? आपका हो जाएगा चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक ग्रह हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि शक्तियों के भाग, शक्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? आपका हो जाएगा शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति।
आंतरिक शक्ति में आपका भूकंप और ज्वालामुखी आ जाएगा, जो अंदर से शक्ति आती है यानी पृथ्वी के अंदर से। और बाह्य शक्ति जो बाहर से आती है, सूर्य का ताप, वर्षा, पाला, ओके दोस्तों, तेज आंधी आना, ठीक है, बाढ़ आना, ये सब आपके बाह्य शक्ति हो जाएंगे। भू आकृतियों की कितनी श्रेणियां हैं, आपको बताना होगा कि भू आकृतियों की कितनी श्रेणियां हैं। इसमें आपका होगा कि भू आकृति की 3 श्रेणियां हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। महाद्वीप और महासागर, ठीक है, महाद्वीप और महासागर यह आपका है प्रथम श्रेणी में। द्वितीय में आपका है पर्वत, पठार और मैदान। उसके बाद यहाँ पे आपका तृतीय है टीले, नदी और डेल्टा। ये आपके यहाँ पर 3 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भू आ भू आ भू आकृतियों को बनाने या बिगाड़ने का कार्य कितने प्रकार के बल पर होता है। तो भू आकृतियों को बनाने या बिगाड़ने के लिए 2 प्रकार के बल लगाए जाते हैं, एक आपका आंतरिक बल और बाह्य बल। बाह्य बल से भी आपके भू आकृतियों का नक्शा चेंज हो सकता है। अगर दोस्तों अधिक बाढ़ आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, ठीक है, अगर दोस्तों कुछ भी आ जाएगा, अधिक बल लगेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी भू आकृतियों का नक्शा ही बदल देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका है कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। जागृत ज्वालामुखी और सुषुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। अगर हम बात करें जागृत ज्वालामुखी की, तो दोस्तों इसमें से लगातार लावा निकलता रहता है, ठीक है, या दोस्तों शांत नहीं होता। सुषुप्त क्या है आपका, या आपका है कभी कभी आपका ज्वालामुखी फूटेगा, आएगा, और कभी कभी आपका बंद भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है शांत ज्वालामुखी, ठीक है। दोस्तों एक बार ज्वालामुखी आएगा और फिर वहां से दोबारा आपका ज्वालामुखी नहीं निकलेगा, वह हमेशा के लिए शांत हो जाएगा, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तो इन तीनों ज्वालामुखी में यही अंतर है, आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपका है चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं, ठीक है। ये भी दोस्तों क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक। ये यहाँ पे आपको 3 प्रकार के देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है कि पर्वत का एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर इकट्ठा कर देना, इस क्रिया को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन आपका क्या होता है? पत्थरों को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर इकट्ठा कर देना, यह आपका अपर्दन के अंतर्गत आएगा। वायुदाब कितने प्रकार के होते हैं पूछेगा आपसे, आपको लिखना होगा कि वायुदाब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब, ठीक है। उच्च और निम्न ये आपके अलग अलग 2 प्रकार के हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपका है वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता किसे कहते हैं? वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा चक्रवात से। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपसे पूछ लेगा, आपको लिखना होगा कि चक्रवात आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके चक्रवात? चक्रवात आपके 2 प्रकार के होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये आपके 2 प्रकार के चक्रवात हो जाएंगे। ज्वार कितने प्रकार के होते हैं? आपको लिखना होगा कि ज्वार आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? ज्वार आपके 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। दीर्घ और लघु ज्वार ये आपके अलग अलग 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है चंद्रग्रहण। देखिए दोस्तों, चंद्रग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आएगा तो आपका चंद्रग्रहण होगा। और सूर्य ग्रहण आपका कब होगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आपका चंद्रमा आएगा, तब आपका सूर्य ग्रहण हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। पृथ्वी के मंडल से आइए जानते हैं स्थल मंडल। आप सभी लोग जिस स्थान पर खड़े हो बैठे हो, ठीक है दोस्तों, वह आपका स्थल मंडल के अंतर्गत आएगा, वह आपका ठोस भाग होता है। महाद्वीप कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। ये आपके महाद्वीप 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के आपके महाद्वीप होते हैं। और जब आपसे महाद्वीप से क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर
नोट करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वायुमंडल। पृथ्वी से 50 किलोमीटर की दूरी तक वायुमंडल है। नाइट्रोजन कितना आपका है? आपका नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन आपका है 21%, आर्गन आपका है 0.09%, और कार्बन डाइऑक्साइड, नियाल, मीथेन और मीथेन आपकी 0.03% है। यानी सबसे अधिक आपका क्या है? सबसे अधिक आपका नाइट्रोजन है इस वायुमंडल में, और उसके बाद आपका ऑक्सीजन, यानी आपका ऑक्सीजन कम है। चलिए, वायुमंडल के कितने भाग होते हैं? जो आपका वायुमंडल होता है दोस्तों, उसके कितने भाग होते हैं? उसके 5 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। क्षोभ मंडल, ठीक है दोस्तों, इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल को और किस नाम से जानते हैं पूछेगा आपसे, आपको लिखना होगा कि क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका समताप मंडल है, मध्य मंडल है और उष्मा मंडल है, ठीक है। उष्मा मंडल के 2 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं उष्मा मंडल की? उष्मा मंडल की 2 परतें होती हैं। पहला आपका है ओजोन और दूसरा आपका है आयनी, ठीक है। ये आपके 2 परतें हो जाएंगी। पांचवा आपका है वायुमंडल। ये आपके 5 के 5 मंडल हो जाएंगे। पृथ्वी पर जल दोस्तों देखिए, जल मंडल। पृथ्वी पर जल 71% है। 71% आपका जल है, और पीने वाला जल बस केवल 2% है, ठीक है। जो आपका पीने का जल है केवल बस 2% है, लेकिन पृथ्वी पर 71% जल आपको देखने को मिल जाएगा। और महासागर से भी क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। विश्व के प्रमुख महासागर: प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। यानी आपके कुल मिलाकर 5 महासागर हो जाते हैं। वाष्पीकरण कितने प्रकार के होते हैं? वाष्पन और क्वथन। ये आपके वाष्पीकरण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके वाष्पीकरण 2 प्रकार के हो जाते हैं। आइए यहाँ देखते हैं स्थल मंडल। पृथ्वी के 3 भाग होती हैं। कितनी भाग होती हैं? पृथ्वी के दोस्तों 3 भाग होती हैं। पहला आपका है भू प्रबलिटी यानी बाहरी वाली भाग, उसके बाद मेटल, यह आपका दोस्तों सेकंड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका, ठीक है, निफे, निफे ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपकी पृथ्वी की आंतरिक परतें कितनी प्रकार होती हैं दोस्तों, ठीक है। आपकी जो पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं ये भी आपकी 3 प्रकार की होती हैं: सियाल, सीमा, निफा, ठीक है दोस्तों। सियाल, सीमा और निफे आपको याद करना है। पृथ्वी के आंतरिक 3 परतें होती हैं: सियाल, सीमा और निफे। देखिए, एसआई का अर्थ यानी सिलिका, सिलिका और अल का अर्थ है एल्युमिनियम। ये आपसे फिलहाल दोस्तों नहीं आएगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। सीमा का क्या है आपका? सियाल परत के नीचे होता है दोस्तों, बहुत आसान है। और निफे यह सबसे नीचे की परत है। कितने प्रकार के होते हैं केवल आपसे ही पूछेगा, और अधिक टफ आपका नहीं आएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है स्थल के 3 प्रमुख वर्ग। स्थल के आपके 3 वर्ग हैं: पर्वत, पठार और मैदान। क्या क्या है? पर्वत, पठार और मैदान। सेल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? सेल कितने प्रकार के होते हैं? सेल आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सेल आपके 3 प्रकार के होते हैं: अग्नेय सेल, प्रदाल सेल और रूपांतरिक सेल, ठीक है। अग्नेय सेल आपका, प्रदाल सेल और रूपांतरिक सेल, ये आपके सेल अलग अलग हो जाएंगे। ये आपके सेल 3 प्रकार के हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं नागरिक शास्त्र से क्वेश्चन। भारतीय संविधान का गठन 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा की घोषणा की गई। संविधान बनाने में किनका किनका योगदान था यहाँ देखिए आप: पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मौलाना अब्दुल कलाम, ये भी यहाँ पे आपके हो जाएंगे। इन चीज़ों को आपको नोट करना होगा। संविधान सभा में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में कुल 144 बार बैठक हुई थी। दोस्तों, संविधान बनने में आपका 2 साल 11 महीना और 18 दिन लग गया था, और इतने टाइम में कुल 114 बार बैठक हुई थी। यानी आपका एक प्रश्न में आपका 2 प्रश्न बनकर निकल जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि 26 नवंबर सन 1949 की भारत का नया संविधान पारित हुआ, और 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। जस्ट यहाँ पे आपका है सन 1986 में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और दोस्तों यहाँ पे 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के
रूप में मनाया जाता है। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। आइए हम लोग यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है हरित क्रांति के उद्देश्य। हरित क्रांति के उद्देश्य पूछा गया है कि सर्वोत्तम बीजों का विकास, उर्वरकों का अधिक उपयोग, भूमि सुधार, सिंचाई सुविधाओं में विस्तार, आधुनिक तकनीक का प्रयोग, फसलों का संरक्षण आदि। ये सब आपके हरित क्रांति के उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए देश में रासायनिक उर्वरक के 50 कारखाने स्थापित किए गए हैं। कितने कारखाने? 50 स्थापित किए गए हैं। किसान कॉल सेंटर 2014 में स्थापित किया गया था। उसका दोस्तों फ़ोन नंबर है आपका 1800180151, ठीक है, ये रखा गया था। और टेलीविज़न चैनल पर डीडी किसान 2015 से आना शुरू हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे पूछेगा आपसे चेक के प्रकार। चेक के आपके दो प्रकार होते हैं, रेखीय चेक और धारा चेक, ठीक है दोस्तों। चेक से पैसे आपके अकाउंट में आते हैं, आपके हाथ में नहीं मिलते हैं। औद्योगिक उपकरणों को दो भागों में बांटा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। ये आपके दो भाग हो जाएंगे। आइए दोस्तों, कभी कभी देखो तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि उपभोक्ता जागरूकता क्या है। इसमें आपको लिखना होगा कि उपभोक्ता जागरूकता से आशय उपभोक्ता का अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना। जस्ट यहाँ पे आपका कि एकाधिकार क्या है, ठीक है, पूछेगा आपसे एग्जाम में कि एकाधिकार क्या है। आपको लिखना होगा जब किसी वस्तु का उत्पादन या विक्रय केवल किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जाता है, वह आपका एकाधिकार आ जाएगा। एक मार्क क्या होता है? किसी उत्पादकों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह, यह आपका एक मार्क आ जाएगा। उसके बाद IFI मार्क क्या होता है? ISI, ठीक है दोस्तों, ISI मार्क क्या होता है? औद्योगिक एवं उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए ISI मार्क देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपका है मूल मार्क। ऊन या ऊनी वस्त्रों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए मूल मार्क चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हॉलमार्क, ठीक है दोस्तों, स्वर्ण आभूषण की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह आपका हॉलमार्क कहलाएगा। मानकीकृत वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो श्रेष्ठ गुणवत्ता के लिए सरकार द्वारा गठित संस्था द्वारा प्रमाणित है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है टेली। दोस्तों देखिए, आपका ये तीनों नहीं आते, ठीक है दोस्तों, ये आपके तीनों आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। जितना हमने आपको आगे दिखाया था उतना आएगा। ये सब आप मत पढ़िएगा, फालतू चीजें, ये आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्रमाणित मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा में अंतर। यह देश की प्रधान मुद्रा मानी जाती है। सांकेतिक मुद्रा देश की सहायक मुद्रा मानी जाती है। प्रमाणित मुद्रा का अंकित मूल्य उसके वास्तविक मूल्य के बराबर होता है, लेकिन सांकेतिक मुद्रा इसका अंकित मूल्य इसके वास्तविक मूल्य से अधिक होता है। प्रमाणित मुद्रा की स्वतंत्र ढलाई होती है, सांकेतिक मुद्रा की सीमित ढलाई होती है। ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यह मुद्रा शुद्ध धातु का होता है, यह मुद्रा आपका अशुद्ध धातु का होता है। दोस्तों बस केवल आप 4 से 5 ही लिखिएगा और आप लोग आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको धातु मुद्रा और ठीक है, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा में भी देखने को मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपके 4 टिक लगे हुए हैं, ठीक है दोस्तों, आप इनमें से चारों को लिखिएगा। और आप चाहो तो आप यहाँ पर 10 के 10 आप देखिए दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें है धातु मुद्रा की ढलाई 1 मिनट। धातु मुद्रा की ढलाई में अधिक व्यय होता है और पत्र मुद्रा की ढलाई में धातु की अपेक्षा कम व्यय होता है। तो कहीं ना कहीं तो देखिए ये दोनों इसके उल्टा हैं, जो इसमें है और इसमें नहीं है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। ओके दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग प्लीज़ इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। थैंक यू।